नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। लाल किले की प्राचीर से ऐलान के बाद एक देश एक चुनाव का बिल मंगलवार को संसद के पटल पर जा पहुंचा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक को 12 दिसंबर को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी और अब जैसे ही सदन में सरकार की तरफ से यह बिल पेश किया गया तो जमकर कलेश देखने को मिला। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ और असंवैधानिक बताया। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी इस बिल के विरोध में नजर आई। अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी का जुमला बताते हुए कहा, चेत जाइए, भविष्य बचाइए। और तो और अखिलेश यादव ने फिर कहा कि फिर सबको भंग कर एक साथ अभी चुनाव करा ले भारतीय जनता पार्टी। वहीं इधर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने बिल को मुस्लिम विरोधी बता दिया। लेकिन अहम सवाल यह उठता है कि इसमें मुस्लिम विरोधी ऐसा क्या है। इस बीच बिल पर मचे बवाल के बीच जो आपको बता दें कि 2 बार इस पर वोटिंग कराई गई। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी से लेकर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना सहित सरकार के सभी सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया और इसके साथ साथ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इसका समर्थन कर दिया। रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भी 47 सियासी दलों के अपने अपने विचार रखे थे। विचार समिति के सामने साझा करते हुए जिनमें से 32 दल एक देश एक चुनाव के समर्थन में नजर आए और 15 दल विरोध में थे। संसद में संग्राम बढ़ा तो सरकार ने इस बिल को जेपीसी में भेजने की बात कही। बहरहाल ये सच है कि हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं। ऐसे में देश चुनावी मोड में रहता है और जो विकास कार्य होते हैं उसमें बाधा पड़ती है। लेकिन विपक्ष इस पर लगातार ऐतराज जताते हुए नजर आ रहा है। सवाल कई हैं और उन पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आज का सियासी संकट देखने को मिला उस पर आपको प्रतिक्रिया सुनाते हैं। एक सेकंड मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं। उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोधी करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते। हाँ, समर्थन के लिए यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं। चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। आज गृह मंत्री जी ने इस बात को सार्वजनिक किया और उस दिन उस कैबिनेट की बैठक में मैं वहाँ पे मौजूद था और उस दिन प्रधानमंत्री जी ने जब इसको कैबिनेट में टेबल किया गया तो उसके बाद उनका मत था ये, और उन्होंने इस बात का सुझाव कैबिनेट में ही रखा था कि वो चाहते हैं कि इस पे एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है और पूरे देश से जुड़ा हुआ ये विषय है, तो इसमें हर राजनीतिक दल को अपनी बात रखने का मौका मिले। उसी वक्त उन्होंने इस बात का सुझाव दिया था कि इसको जेपीसी में इसको लेकर जाना चाहिए और आज लॉ मिनिस्टर ने अपनी बातों को रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जेपीसी में जाएगा और वहाँ पे विपक्ष के साथ साथ तमाम दलों के पास ये मौका होगा अपने सुझाव, अपनी शंकाएं, उसको खूबसूरती से वहाँ पे रखा जा सकता है। एक देश एक चुनाव से आखिरकार नुकसान क्या होंगे? राष्ट्रीय क्षेत्र पार्टियों में मतभेद होगा क्या? इसके साथ साथ चुनावी नतीजों में देरी हो सकती है, ये अनुमान लगाए जा रहे हैं। सरकार भंग होने पर आखिरकार क्या रास्ता होगा, ये भी बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है।
विधानसभा के कार्यकाल में बदलाव पर कैसे सहमति बनेगी, ये भी कई तरह का बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। एक देश एक चुनाव की शर्तें होंगी, संविधान में कम से कम 5 संशोधन होगा, कम से कम 50% राज्यों को संवैधानिक संशोधन पर रजामंदी देनी होगी। संवैधानिक संशोधनों के बाद संसद में बहुमत से बिल पास कराना होगा। सभी राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए, कोविन कमेटी की यह सुझाव है। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, जहां कोविड कमेटी ने इस पर सुझाव दिया। दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर यानी कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं, ऐसे अनुमान जताए जा रहे हैं। ये सुझाव कोविड कमेटी ने दी है। तो वही आपको बता दें कि एक देश एक चुनाव कितना जरूरी, देश में लगातार चुनाव से मुक्ति मिल जाएगी, एक साथ चुनाव कराने से पैसों की बचत होगी। सबसे बड़ी बात, सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू हो पाएंगी अगर एक देश एक चुनाव लागू हो जाता है। सरकारी कर्मचारी चुनाव में जुटने के बजाय विकास कार्यों पर पूरी तरह से प्रभावी ढंग से ध्यान देते हुए नजर आएंगे। सवाल कई हैं, बिल पर मचे बवाल के बीच कई सवाल उठ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन किसकी बढ़ाएगा टेंशन। तो इसी के साथ हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराऊंगी, फिर चर्चा का शुरुआत करूंगी। आशीष तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहित दीक्षित कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज रस्तोगी वरिष्ठ पत्रकार, विनय तिवारी राजनीतिक विश्लेषक, दोनों स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले विनय जी आपके पास जाऊंगी, ये समझना चाहूंगी कि आखिरकार इस पर बवाल क्यों। अगर मान लीजिए इसको संसद में पारित भी कर दिया जाता है बवाल और संग्राम के बीच, और कानून में ये कानून में तब्दील हो जाता है, तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा? इससे भारत की राजनीति में कैसा फर्क देखने को मिलेगा? देखिए, शुरुआत के जब आज़ादी मिली है उसके शुरुआत के जो है कई टर्म्स ऐसे थे जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस हिंदुस्तान में पहली बार अगर ये कानून पारित हो जाता है तो पहली बार ऐसी कोई व्यवस्था बनेगी। ये व्यवस्था पहले थी। कुछ विधानसभाओं को जो है भारत सरकार ने जब भंग किया और उनके पुनर्गठन के लिए जो है बीच में चुनाव कराने पड़े, तब ये तारतम्य टूटा। तो ये ऐसा जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से आप देखें, खासकर पिछले 10 साल का जो विपक्ष है वो कोई भी पॉलिसी हो सरकार की, उसको बिना जांचे परखे वो विरोध करने पे आ जाते हैं। पहले वो ये था कि उसको जो है जेपीसी में नहीं भेज रहे हैं, सबकी राय नहीं ले रहे हैं, अपने हिसाब से कानून बनाए दे रहे हैं। आज चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो या आपका वन नेशन वन इलेक्शन हो, इसको जेपीसी में भेज रही है सरकार। वहां पे सर्वदलीय बैठक होगी, सारे पार्टियों के जो है सांसद जिनका प्रतिनिधित्व होगा वो अपनी अपनी राय रखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कानून ये कोई साधारण विधेयक नहीं है। इसमें संविधान संशोधन होगा, 129वां संविधान संशोधन होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए। तो इसमें जाहिर सी बात है सरकार को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे पक्ष हो या विपक्ष, हर पार्टी के मेंबर वहां पे बैठे, जो उनको उसमें कमियां लग रही हैं उन कमियों को पटल पे लाएं और उस पर विस्तृत चर्चा करें। लेकिन इससे ये नहीं हो सकता है कि इस कानून बनने से देश में किसी प्रकार का बदलाव होगा, किसी संविधान को खतरा होगा, धर्म विशेष का विरोधी है। ऐसे बयान अनर्गल है और राजनीतिक। ठीक है, पहले पंकज जी करूंगी, फिर उसके बाद राजनीतिक पार्टियों के दलों के पास जाऊंगी जी। लेकिन पंकज जी, ये समझ में नहीं आता हमारा संविधान इतनी जल्दी क्यों खतरे में आ जाता है? और कुछ भी होता है संविधान खतरे पे है और उसके साथ साथ संविधान की हत्या की जा रही। विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र का खतरा, संघीय ढांचे पर खतरा है। समाजवादी पार्टी कह रहे हैं ये इतना जरूरी है तो अभी लागू कर दीजिए। आरएसएस का एजेंडा लागू करने का प्रयास है। पहली बात समझ लीजिए, देश के आजाद 1947 के आजाद होने के बाद से सर्वाधिक संविधान संशोधन अगर किए तो वो कांग्रेस पार्टी ने किए। सर्वाधिक संशोधन किए और 356 का प्रयोग करके इंदिरा गांधी ने तमाम सरकारों को स्थिर किया और तमाम सरकारों को गिराने का काम किया। 1947 में चुनाव हुए, उसके बाद 52 में चुनाव हुए, उसके बाद 57 में चुनाव हुए, उसके बाद 1962 में चुनाव हुए, 1967 में चुनाव हुए। सारे चुनाव संविधान के तहत हुए, सबसे बड़ी बात संविधान के तहत और वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हुए। लेकिन उसके बाद 1968 में इंदिरा गांधी ने केरल की सरकार को
भंग 356 का प्रयोग करते हुए भंग करने का काम किया केरल असेंबली को उसके बाद से। और 1970 में उन्होंने जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल 72 में तक था, उसको भी पहले से भंग करके चुनाव कराने के लिए सिफारिश की। तो इस तरह से उन्होंने एक डिसबैलेंस करने का काम किया। उसी समय से सारा तारतम्य टूटा और उसकी परिणति यह रही कि कांग्रेस बहुत से राज्यों से साफ होने लगी और धीरे धीरे जो है अनर्गल इस तरह की चीजें होने लगी। उसके बाद कांग्रेस ने इससे अपना किनारा कस लिया। लेकिन अगर इसका एक दूसरा पहलू देखिए तो नरेंद्र मोदी जब से 60 साल बनाम 11 साल नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने जनमानस की आकांक्षाओं पे खरा उतरने का काम किया है। तमाम इस तरह की योजनाएं उन्होंने जनमानस को दी हैं कि जिससे जनमानस को जुड़ने का मौका मिला, उसके लेवल तक तमाम चीजें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और दूसरी बात ये देखिए कि इससे अभी 5 करोड़ 10 लाख फर्जी कार्ड देखिए पकड़े गए। उसमें कितने लोगों को फर्जी जो है राशन मिलता था, फर्जी वो तो फर्जी वाड़ा होता था, कितने लोग क्या नाम है फर्जी पेंशन ले लेते थे। तो ये सब नरेंद्र मोदी ने किया है। उसका नतीजा यह रहा कि जो है जनधन खाते 53 करोड़ खोल के, तो उसका नतीजा यह रहा कि देखिए देश में एक नई धारा उन्होंने बहाने का काम किया, विकास की गंगा। भले विपक्ष को रास नहीं आता क्योंकि विपक्ष अगर आकलन करे तो उससे कहीं मेल नहीं खाता है जितना 10 सालों में बीजेपी सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और जिन 22 राज्यों में आज सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जितने कार्य हुए हैं उसको इनकार नहीं किया जा सकता। और 1 नेशन 1 इलेक्शन तो इस देश की जरूरत है, इस देश के लिए नितांत आवश्यक है। कई लाख करोड़ का इससे अनावश्यक का एक्सपेंसेस बचेगा और देश प्रगति के लिए आगे बढ़ेगा। अगर हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, अगर तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है की ओर अग्रसर होना है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन नितांत जरूरी है। एक मिनट, लेकिन चक्कर यह है कि जो विपक्षी दल हैं, जो क्षेत्रीय दल है, वो इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। उनको ये लगता है कि जो है राष्ट्रीय मुद्दे होने के कारण जनमानस जो है उनके मुद्दों पे गौर नहीं करेगा और वो जो है हाशिए पे आ जाएंगे, इसलिए वो लोग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से आज देखिए संसद में समाजवादी पार्टी के कई सांसदों ने इस तरह का बयान दिया कि ये दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है, तो ये अनर्गल प्रलाप है। दलित मुस्लिम विरोधी होने हास्यात्मक बयान है, इससे कोई लेना देना नहीं। 1952 से 1967 तक इस देश में एक देश एक चुनाव वाली स्थिति थी। 1971 से बदलाव हुआ, वो भी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ही था। मोहित जी, अब कौन सा नया संविधान आ गया जो संविधान विरोधी हो गया? नमस्कार पहले आपको और मेरे साथियों को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। बिल्कुल। देखिए, मैंने अपने से पहले वाले दोनों भाजपा प्रवक्ताओं की बातें सुनी तो कहीं ना कहीं बातों को सुनने के बाद जैसे पहले वाले ने बोला कि वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हैं, भाजपा प्रवक्ता मत कहिए। अच्छा, मुझे समझ में वही आ रहा था, गलती हो गई, सॉरी। आप पत्रकार हैं, मुझे नहीं मालूम था। ठीक है। आवाज ऐसा पंकज जी वरिष्ठ पत्रकार है। मैंने अपने वक्त चर्चा को शुरुआत करने से पहले आप सभी अपने दर्शकों को बता दिया है। ठीक है, आप अपने पार्टी का रुख रखिए सर। मैं वक्तव्य सुन रहा था तो मुझे लगा, बाकी अगर पत्रकार है तो कोई बात नहीं, मैं माफी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है, वक्तव्य लग रहा था मुझे इसलिए। बात रहती है जब जेपीसी में भेजने की, तो बड़ी खुशी से जेपीसी में नहीं भेजा गया आज जो वर्तमान सरकार के द्वारा, उसके लिए ही आवाज उठाई गई कि इसको जेपीसी में भेजा जाए। तो पहले वाले विश्लेषक जो भी रहे हो उन्होंने बोला कि नहीं, सरकार ने जेपीसी में भेज दिया है, वहां पर सबको अपना पक्ष रखने। अरे आज लड़ाई ही इस चीज की थी कि इसको जेपीसी में भेजा जाए। सरकार तो चाह रही थी कि आकर के तानाशाही तरीके से, जिस तरीके से 150 सांसदों को निष्कासित करवा करके बिल पास करवाती रही है, जो रहे हैं, उसके ही पुनरावृत्ति की जाए। लेकिन आज हालत यह है कि 2024 की लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से बैसाखी की सरकार उनको प्रदान कर दी गई है, तो तानाशाही को निरंकुशता कहीं ना कहीं लगी है। तो उसका ये परिणति ये रही है कि आज वो जेपीसी में जाने के लिए बिल कहीं ना कहीं उस शक्ति के साथ, उस वोटिंग के साथ पहुंचा। अब आते हैं इस बिल को लेकर के। इस बिल को लेकर के लोगों के अंदर जो है बातें, जो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कहीं उनके चीजों को, हकों को, संवैधानिक जो संविधान ने दिए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं निहित होकर के बिगाड़ने का उनका स्वरूप के प्रयास किया जाएगा। तो बिल्कुल अपने हर दल का स्वतंत्रता है कि अपनी बात रखे। अगर उनकी बात किसी को चुभती है
तो अगर वो गुणगान करना चाहते भारतीय जनता पार्टी के हर नीति का आंख मूंद कर तो सहर्ष करते रहे, लेकिन संविधान ने ताकत दी है हर उस बात का आंकलन करने की जो रखनी चाहिए, और आकलन करने के लिए वर्तमान विपक्ष है वो आपकी नाकामियों को, आपका जो छुपा एजेंडा है उसको खुल करके संसद में बोलेगा। अगर उससे किसी को दर्द लगता है लगे, अगर आपको लग रहा है एक चुनाव से इतना ज्यादा अभी तक इतने कार्यकाल तक चला रहा, अरे आप बताइए ना, महाराष्ट्र का मैं उदाहरण दे रहा हूं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार 2.5 साल बाद चली गई, तो अगर उस 2.5 साल के लिए क्या खाली राष्ट्रपति शासन लागू रखा जाता? तो कहीं ना कहीं आपको नीतियों को स्पष्ट तो करना पड़ेगा जो चर्चा में निकल के आएंगी। लेकिन मैं अभी तो छोटा आप सा चर्चा चीज ही नहीं समझना करवाना चाहती चाह हूँ रहे मोहित जी, थे। मोहित जी छोटा आज सा का जो समझना आज चाहती हूँ, का जो संविधान का खतरा कहाँ है? नहीं, वो जब आप चर्चा उसकी होगी, अभी तो जेपीसी में गया है ना, संविधान में खतरे जो प्रावधान जो प्रावधान लेकर के जब सरकार बताएगी उसको, तब आपको समझ में आएगा कि संविधान में कहाँ संविधान ने ही आपको शक्ति दी है, क्षेत्रीय दलों को भी शक्ति दी है, क्षेत्रीय मुद्दों के लिए भी शक्ति दी है। जनता जब पसंद करती है नापसंद करती है, जनता का चयन होता किसी भी सरकार को बनाने में, तो आप अगर जनता के मतों को, जनता के जनादेश का अनादर करेंगे, जैसे प्रवक्ता डिफेंड करते हैं वैसे बड़े नेता भी ऐसे बयान दे तो बहुत अच्छा लगे। उन्होंने कहा कि चर्चा होगी। आज नरेंद्र मोदी जी त्याग पत्र दे दे, आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकारें त्याग पत्र दे दे और बैठ जाए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम सरकारें नहीं चलाएंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देश को भ्रमित करने के लिए जो तानाशाही तरीका अपना रहे हैं, उनका दृष्टिकोण उजागर करने के लिए आज कहीं ना कहीं विपक्ष जीता है। उस वोटिंग से विपक्ष जीता है कि आज वो जेपीसी में पहुंचा। ठीक है, विनय जी से काउंटर लूंगी क्योंकि अभी आशीष तिवारी जी पहुंची जो चर्चा हो करके निकल के आएगी जो उनकी झुपी मंशा है। सबसे पहली चीज तो ये होता है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ठीक, हमारे साथी भले ही किसी को कुछ भी कहें, अगर उनको लगता है कि ये बातें उनको पच नहीं रही हैं जो हम लोग कहते हैं, तो वो कुछ भी नाम देने को हम भी कुछ कह सकते हैं कि वो देश विरोधी हैं कि देश हितैषी हैं, लेकिन मैं इस सब तू मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। शायद मैं किसी पार्टी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। बिल्कुल, जब इमरजेंसी लगी थी तब की तत्कालिक सरकार कोई जेपीसी में नहीं, डेट ऑफ बर्थ कितनी है इमरजेंसी को लगाने के लिए, और ना डेट ऑफ बर्थ कितनी है कैबिनेट ही कोई बुलाई थी। ठीक है, मोहित जी जवाब ले लूंगी। रात में बिहार विधानसभा भंग की, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तब जब राष्ट्रपति जो है बाहर थे, रात में बिहार विधानसभा भंग छुपे हुए वाजपेयी। ठीक, उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार 92 में एक साथ पूरे हिंदुस्तान में 4 जगह भाजपा की सरकारें थीं। अगर मामला उत्तर प्रदेश का था, बाबरी मस्जिद और विवादित ढांचे का, तो साथ में 3 और प्रदेश की सरकारें गिराई गई थी। ये लोकतांत्रिक की है हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है और इसीलिए वो पे है। ठीक है, बिल्कुल। पंकज जी, जिस प्रकार से लगातार वैसी की पार्टी कर रही है, क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खत्म करने के लिए किया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, ये तो 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बिल है और 129वां संविधान संशोधन है, और क्षेत्रीय दल अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। और वैसे भी अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो उसमें 100 दिन के अंदर प्रावधान है कि निकाय चुनाव भी होंगे, पंचायत चुनाव भी होंगे, विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होंगे। तो उसमें कहां से जो है ये आता है कि जो है क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे। क्षेत्रीय दल के अपने अलग मुद्दे हैं, वो क्षेत्रीय प्रादेशिक स्तर पे अपने मैनिफेस्टो को जारी करते हैं, तो वो बाकायदा वैसे ही करते रहेंगे। और बहुत स्टेट में आप देखिए तो अभी क्या नाम है, चुनाव हुए, पहले भी चुनाव हुए जिसमें सत्ताधारी दल को बहुमत सेंट्रल में मिला, विधानसभा में नहीं मिला। आप ये देखिए, पहले उड़ीसा का चुनाव देखिए, इसके पहले जो हुए थे वाईएस रेड्डी को ले लीजिए, वही ले लीजिए आप। तो इस तरह के बहुत चीजें देखने को मिली है। जनता लोकसभा में अलग मैंडेट पे देती है और विधानसभा में अलग मैंडेट देती है। तो ये क्षेत्रीय दलों की एक हताशा है और इसीलिए वो भयवश इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। और सवाल इस बात का है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में अगर ये बिल जा रहा है, देखिए संसद के इतिहास में पहली बार हुआ
कि बिल को संसद में पेश हो कि नहीं हो, उसके लिए वोटिंग हुई। 269 लोग पक्ष में थे कि हाँ पेश किया जाए और 198 लोग पक्ष में थे। तो यह संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिल प्रस्तुत करने के लिए वोटिंग हुई। अब उसके बाद वो जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दलों की बात रख के उसमें गहन विचार विमर्श होगा और वो अमल उसके बाद वो संसद से पास। ठीक है, मोहित जी भी वो आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। आशीष जी जिस प्रकार से, ठीक है, लौटूंगी, मोहित जी जवाब ले लूंगी आपसे, ठीक है, अभी रुकना होगा, ठीक है। आप दो नहीं, आप सुने बिना कैसे जा सकते हैं कुछ भी बोल करके? ठीक है, मैं लौटूंगी, जवाब लूंगी अभी आपसे, ठीक है। नहीं, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं ना बैठ करके आकर के। क्या झूठ बोल रहा है? वरिष्ठ पत्रकार नहीं बोल रहा। अरे क्या झूठ बोल रहा है मोहित पांडे? अरे सुन लीजिए ना, अभी बता रहा हूँ। मोहित दीक्षित है। मोहित दीक्षित जी बताइए। सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जिस तरीके से आपने झूठ बोला कि जेपीसी में भेजने के लिए 269 मत मिल गए। अरे 269 पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए तब बोलिए। अरे मोहित दीक्षित, पहले पूरी बात सुन लो तब भाषण करो। पहले पूरी बात सुन लो तब भाषण करो। मैंने कहा कि बिल को प्रस्तुत करने के लिए झूठ नहीं बोल रहे। पहले मिस्टर मोहित इस बात को ध्यान से सुनो। बिल को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत होगा कि नहीं, इसके लिए 269 वोट पड़े और नहीं होगा उसके लिए 198 वोट पड़े, न कि जेपीसी के लिए। अरे आप क्या अनर्गल बात सुनते हैं? क्या सुनते हैं? क्या सुनते हैं? अरे आप क्या सुनते हैं? आपने क्या सुना? क्या गलत बोलने के पहले आप सुनिए मैंने क्या कहा, उसके पहले आप टिप्पणी करिए। मैंने क्या कहा उसको सुन लीजिए, उसके बाद बोलिए। मैंने ये कहा कि वहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए कि प्रस्तुत हो संसद में कि न हो, ठीक है, आप दोनों के पास पहुंचूंगी बात में, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आशीष जी भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। आशीष जी को भी मैं चर्चा में लूंगी, फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है। दोनों बार भ्रमित किया इन्होंने आकर के मिस्टर। ठीक है, जब आपकी जवाबदेही होगी तब आप बोलिएगा, ठीक है, अपनी बारे में, ठीक है। सरकार ने जेपीसी में भेजा, ठीक है। पहले क्या नाम है, ये बात पे वोटिंग हुई मोहित जी, पहले इस बात पे वोटिंग हुई कि ये प्लीज आप लोग हमारी चर्चा को खराब किया मत जाए कीजिए, कि नहीं, प्लीज। इस पे वोटिंग हुई। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि संसद में बिल के प्रस्तुतिकरण के लिए वोटिंग हो रही है। आप बात को समझिए। ठीक है पंकज जी, ठीक है मोहित जी, लौटूंगी। वोट की बिल प्रस्तुत हो लोकसभा में, इसके लिए हुआ। बिल प्रस्तुत होना कि जेपीसी में जाने के लिए बिल प्रस्तुत हो, इसके लिए वोटिंग हुई। आप समझिए बात को। झूठ बोल रहे हैं। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने क्या कहा कि जो बिल प्रस्तुत हो पूरा टेप सुन लीजिएगा, हमारा पूरा टेप सुन लीजिएगा। ठीक है, आशीष जी के पास जाऊंगी सीधा, ठीक है। आशीष जी, जिस प्रकार से क्या आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, संवाद की हत्या कर रहे हैं, मुसलमान, दलित, पिछड़े, हर सभी के लिए इस बिल को लाकर मुस्लिम लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, बहस मत करिए, इनको स्पष्ट कर दीजिए ना वो बात क्या हमने कहा है, इनको स्पष्ट करिए। मैं स्पष्ट कर दूंगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहले आशीष जी को मैं चर्चा में। आप क्या स्पष्ट करेंगे? मैं सुन नहीं रहा हूँ दर्शक। अरे क्या सुन रहा है? हमारा टेप सुनिए। दोनों बार झूठ बोल के जा रहे हो। क्या झूठ बोल रहे हो यार? क्या झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा बिल प्रस्तुत करने के लिए, फिर बोल रहा है, फिर सुन लो। मैंने कहा बिल प्रस्तुत करने के लिए वोटिंग हुई, दोनों की आवाज नीचे कर दीजिए। वोटिंग हुई। आशीष जी को लाइए, आशीष जी को फ्रेम में लाया जाए। जबरदस्ती बात कर रहे हैं सरकार, ठीक है आशीष जी, ठीक है। सरकार जेपीसी में प्रस्तुत ठीक है। राजी थी आज सुबह। मोहित जी की आवाज डाउन कीजिए पहले, विधान लोकसभा में। ठीक है आशीष जी, ठीक है आशीष जी। बिल सुबह जेपीसी में प्रस्तुत करने के लिए सरकार राजी थी। जेपीसी की बात ही नहीं हो रही है। आशीष जी, जिस प्रकार से क्या आप संविधान की हत्या कर रहे हैं, संघवाद की हत्या कर रहे हैं, मुसलमान, दलित, पिछड़े, हर सभी की मुश्किलें पैदा कर देंगे अगर ये बिल आ गया तो। एक देश एक चुनाव। आशीष जी, आज की वोटिंग इसलिए हुई और आप दोनों बार झूठ बोल करके निकले जा रहे हैं। अरे भैया सुनो, पहले जबरदस्ती का अनर्गल प्रलाप मत करो, अनर्गल रूप से डिबेट को भ्रमित करने का प्रयास मत करो। राष्ट्रीय चैनल में बैठे हो और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास मत करो। मिस्टर मोहित दीक्षित, अब आप सुनिए पहले मैंने क्या कहा उसको ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो रिपीट करके सुन लीजिएगा। करना बोलते इसको प्रलाप नहीं कहते, इसको आप जैसे झूठ का विरोध। अरे आप जबरदस्ती झूठ आप बोल रहे हैं। कांग्रेसियों को झूठ बोलने की आदत रही है, कांग्रेसियों को झूठ। आशीष जी आप जवाब दीजिए, कांग्रेसी इस तरह की बात करते हैं। म्यूट हटा दीजिए पहले आशीष जी अपना।
आपने जो झूठ बोला वो सुन लीजिए आप खुद बैठ करके। आपने पहले बोला सरकार आशीष जी म्यूट हटा लीजिए, पहले फिर जवाब दीजिए। सरकार नहीं राजी थी जेपीसी में भेजने के लिए। आवाज नहीं आ रही है आपके आशीष जी। 272 मिल जाते तो बिल्कुल ना जाता जेपीसी। हाँ, हाँ जवाब दीजिए। अरे ये शांत तो कर आइए भाई, मैं चिल्ला नहीं ठीक है, ठीक है, अपने बात को नहीं इनकी आवाज शांत डाउन कर कराइए दीजिए, पहले। डाउन कर दीजिए मोहित जी की आवाज फिलहाल के लिए। बोल पाते हैं तो न्यूज चैनल ठीक है, हाँ आप बोलिए। देखिए आरती जी, एक देश एक चुनाव ये देश के लिए बहुत जरूरी है, और जो लोग इसको असंवैधानिक बोल रहे हैं उनको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसी देश में पहले इसी प्रणाली से ही चुनाव हुआ करते थे और कांग्रेस की ही सरकार थी जो इसको करवाती थी। बिल्कुल यही बात मैंने भी तो बोली। अगर ये आज असंवैधानिक है तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार रही वो क्या असंवैधानिक सरकार थी? क्या जो जवाहरलाल नेहरू जो है वो असंवैधानिक प्रधानमंत्री हुए थे? कम से कम जो लोग इस बात को बोल रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए। देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि जब एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो उससे आज देश के अंदर में सबसे ज्यादा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है? वो मुद्दा है जाति का। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो जाति के नाम पर बनी ही हैं, जिनका उदय ही जाति के नाम पर हुआ है। और जब एक देश एक चुनाव होगा तो मुद्दे क्या होंगे? फिर मुद्दा ये नहीं होगा कि ये जाति वो जाति, तब मुद्दा होगा विकास। जो विकास करेगा वही देश पर राज करेगा। तब मुद्दा होगा बेरोजगारी की किसने कितनी बेरोजगारी कम करी, किसने कितना रोजगार दिया, देश को कौन कितना आगे लेकर गया। तब ये तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस जाति से आते हो, जाति मुद्दा नहीं होगा। जाति का जो मुद्दा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि देश में ज्यादातर जो पार्टियां हैं, और इंडी गठबंधन तो लगभग पूरा ही कांग्रेस से लेकर और कोई भी छोटी सी छोटी पार्टी हो, वो सिर्फ जातिगत आधार पर चुनाव लड़ती है। और आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में जब इनकी अन्याय यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की, तो उस अन्याय यात्रा में ये लोगों से वो रोक रोक कर पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, आप किस जाति से आते हो, और वो पीडीए जैसे है वो भी जातिगत आधार है। तो ये जाति जो है ये जाति खत्म हो जाएगी, मुद्दे बदल जाएंगे, और मुद्दे बदलने के साथ कई राजनीतिक पार्टियों का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। मेन दिक्कत ये है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई कुछ भी असंवैधानिक नहीं है, सारी चीजें संविधान के हिसाब से हैं। जो मोटी चीज है वो मोटी चीज ये है कि कई ऐसी पार्टियां हैं। कैसे करेंगे आप, कैसे पास करा पाएंगे? खत्म हो जाएगी, पास कैसे करेंगे? नंबर तो कैसे पास करेंगे? अरे जाति कैसे पास कराया जाए? अरे ये तो समय आने पे पता चलेगा ना कैसे पास हुआ। आज भी तो देखिए कि जब ये बिल पेश होना था उसके लिए भी वोटिंग करी गई ना, तो उसमें आपने देखा कि वोटिंग में नंबर थे, और ये जेपीसी में जाएगा, वहां पर चर्चा होगी। जो भी शक है लोगों के कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, ये जेपीसी में जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनेगी उसके अंदर में सारे प्रश्नोत्तर हो जाएंगे। उसके बाद में जो निर्णय निकल कर आएगा उसके बाद में आप देखिएगा ये बिल पास भी होगा, क्योंकि इस बिल से कहीं ना कहीं देश जो है वो विकास के मार्ग पे बहुत आगे बढ़ेगा। जो एक खर्चा है बड़ा वो बचेगा। इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं हमारे देश की जो मशीनरी आप देखते हैं कि लगा दी जाती है, तो इसमें से कई ऐसी चीजें हैं जो जब ये एक चुनाव होगा तो उसमें बहुत से फायदे देश को मिलेंगे। और विश्व के कई कंट्री ऐसे हैं जो इसी लाइन पर काम करते हैं। ठीक है मोहित जी। देखिए 4 भाजपा प्रवक्ता बैठे, मुझे समय दे दीजिए निर्विवाद रूप से मैं अपनी बात रख पाऊं। अगर आप एंकर को भी भाजपा प्रवक्ता बना दिए क्या आपने? नहीं बिल्कुल आप नहीं जो प्रश्न आपको करने चाहिए वो मैं कर रहा हूँ। आप झूठ बुलवा रही हैं और झूठ रोक भी नहीं रहे, मैं इसलिए बोल रहा था। तो आप इतनी स्पष्टता से अपना पक्ष रखिए ना। बिल्कुल आपको बैठाया ना, देंगे तब रखेंगे ना।
सबसे बड़ी बोलूं या ना पार्टी के बोलूं? नेतृत्व कर रहे हैं आप, बोलूं या विपक्षी। ना बोलूं? आप बताइए। बिल्कुल बोलिए। बोलूं या ना बोलूं? अनर्गल चीजें पहले बोल देंगे सुनिए आप। सुनिए, अब मैं बता रहा हूं मैं आपको। आपने बोला किस तरीके से गैर संवैधानिक होगी ये बात, बिल्कुल। और आपने उदाहरण दिए कि जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी तक ने एक देश एक चुनाव कराए। बिल्कुल सही बात कही आपने। इंदिरा गांधी तक जो सरकारें चली, वो अपने जो 5 साल का कार्यकाल दिया गया है संविधान में किसी भी सरकार को चलाने के लिए, उन 5 साल के कार्यकाल को पूरा करते हुए, संविधान को कहीं ना कहीं मानते हुए, पालन करते हुए कार्यकाल पूरा किया। अब अगर आप किसी सरकार, अब एक देश एक चुनाव को लेकर के आ रहे हो, तो आप क्या लोकसभा का चुनाव विधानसभा के साथ कराने अगर जाओगे, तो जिन जिन राज्यों में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, या जिन जिन कार्यकाल 5 साल होने के बाद क्या उनको अधिक समय दोगे? जिनका कार्यकाल हो गया क्या 2029 तक, उनको अपना एक्स्ट्रा समय दोगे? मतलब अतिरिक्त समय दे रहे हो या कम समय दे रहे हो? इस संविधान की मूल भावना कि 5 साल तक सरकारें चलनी है, चुनी हुई सरकार 5 साल तक चलनी है, ये संविधान में है ना। अपनी अपनी बारी पे नहीं, पूरी बात सुन लीजिए। संविधान में है ना हमारे कि 5 साल तक सरकारें चलेंगी। तो आप अगर एक देश एक चुनाव का प्रावधान लेकर के आ रहे हो, तो क्या 5 साल से अधिक समय दोगे या 5 साल से कम समय दोगे? तो ये जब कम समय या अधिक समय देंगे आप, तो कहीं ना कहीं संविधान की बात नहीं होगी ना। संविधान में 5 साल बाद चुनाव कराने की प्रावधान दिया गया ठीक है, ठीक है, अब रुक रहा हूं। तो पहला एक प्रमुख बिंदु है कि ये संविधान के कहीं ना कहीं अवहेलना करेगा। ठीक है विनय जी, जवाब दीजिए। ठीक है विनय जी, अब पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है मोहित जी, सबको लेना है चर्चा में भाई। 4 लोग से बुलवा रही बात। ठीक है, सबको देखिए सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। पहली बात ठीक है, एक डिबेट है, किसी पार्टी का जो है वो राजनीतिक रैली कोई नहीं है, कोई भाषण यहाँ पे भाई भाषण नहीं चलता रहेगा। नहीं, रैली नहीं तो आपका वो भी नहीं है ना कि आप कुछ भी झंडा लगा करके बोलते रहेंगे। प्रश्न उठाए हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने, 3-4 प्रश्न उठाए। बोले अरे इंदिरा गांधी के समय, एक मिनट मोहित जी, अपनी बारी का इंतजार करना होगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत चुनाव होते थे, और फिर उसके बाद जो है अरे होते नहीं थे। अब विधानसभा को भंग करने होता था। का, चुनी हुई एक विधानसभा को भंग करने का हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में सबसे पहला ये अच्छा काम किस सरकार ने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था, कांग्रेस ने किया था। ठीक है, उसके बाद इनका दूसरा क्वेश्चन, सरकार को इनका दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कहीं विधानसभा बीच में भंग होती है तो फिर तब क्या होगा? सुन भी लीजिए। क्योंकि हमारे साथी, तो आप कुछ भी बुलवा दीजिए क्या? होता क्या है ना, ये ना तैयारी से आते हैं, ना कुछ पढ़ के आते हैं। जो है यहाँ पे बैठ के सबको भाजपा प्रवक्ता बता देंगे, जानकारी लेवल ये अपना कुछ इकट्ठा करेंगे नहीं। स्क्रीन पे सब लिखा हुआ है, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, वो पढ़ेंगे नहीं, सबको एक ही चश्मे से देखेंगे। महोदय, अगर विधानसभा बीच में भंग होती है तो इसमें एक प्रावधान है, इसमें एक प्रावधान है कि बचे हुए शेष कार्यकाल के लिए महोदय विधानसभा, आप एक साथ जवाब दे दीजिएगा। किन्हीं कारणों पर विधानसभा अगर बीच में भंग होती है, राष्ट्रपति को है कि प्रधानमंत्री को? बीच में अगर विधानसभा ऐसे किसी की आवाज नहीं आएगी, तो फिर इसमें प्रावधान है कि बचे हुए कार्यकाल के लिए दोबारा चुनाव कराया जाएगा, बचे हुए कार्यकाल के लिए। मानने वाले लोग हैं। अगर सपोज दैट 3 साल काम करने के बाद विधानसभा भंग होती है, 2 साल बचता है, तो जो अगला चुनाव होगा वो 2 साल के लिए होगा, और 2 साल के बाद जब पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होंगे तो एक साथ सारी जगह चुनाव होंगे। और लेकिन जब आप हमारे साथी प्रवक्ता कोई तैयारी करके आते नहीं हैं, दिन भर ऐसे बैठे रहते हैं, दूसरों को कोसा करते हैं, अपने चश्मे से सब कुछ भाजपा के एजेंट देखा करते हैं, प्रवक्ता देखा करते हैं, तो उनसे ऐसी बहस की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है पंकज जी, जिस प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण चीजें उठाई जा रही कि खर्चा कम होगा, बिल्कुल, और इसके साथ साथ जीडीपी ग्रोथ करेगी। बिल्कुल। देखिए 47 लाख करोड़ का भारत का बजट, और इसमें जो है अगर ये चुनाव सारे एक साथ होते हैं, और पहली बात तो विकास के लिए समय बहुत मिलेगा, जो हर समय आदर्श आचार संहिता लग जाती है, जिससे विकास कार्य बाधित होते हैं। और दूसरी चीज है कि एक साथ चुनाव होने से खर्च में बहुत कटौती होगी,
पहले आपने हम ही लोगों ने पहले डिबेट किया था, आप याद करिए, तो उसमें था कैबिनेट कि में मंजूरी मिली जी, थी तभी। तो ये हुआ था कि 1,35,000 करोड़ रुपया इस बार खर्च हुआ, और 1,35,000 करोड़ का मतलब लोकसभा चुनाव में जो पहले 1957 में 28 पैसे प्रति व्यक्ति खर्च होता था, और इस बार 1,400 रुपए प्रति व्यक्ति वोटिंग का खर्चा आया। तो ये खर्च में ये भारी भरकम खर्च है, इसमें राहत मिलेगी। और बहुत से अप्रत्यक्ष जो खर्च होते हैं, जो प्रत्यक्ष प्रचार प्रसार तमाम चीजों पे, उसमें रोक लगेगी। तो इससे देश का ही पैसा बचेगा, वो देश के ही काम में आएगा। तो और पहली बात यह है कि जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो डिप्लॉय ज्यादा नहीं होंगी, और जो कर्मचारी हैं उनको एक बार ड्यूटी देनी पड़ेगी, और जनमानस का समय बचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जनमानस एक बार में सारे चुनाव में वोटिंग करके फ्री हो जाएगा। बिल्कुल मोहित जी, ये सब बहुत फायदे हैं। और जो रहा सवाल अन्य सारी चीजें जो भी जैसा मोहित जी कह रहे थे, तो बिल में सारी चीजों का समावेश है, बिल में सारी चीजें दी गई हैं, ये किंतु परंतु सब है। इन्हीं सब के लिए तो जेपीसी में बिल गया है कि वहाँ सभी दल के लोग अपनी अपनी राय रखेंगे कि आम सहमति से उसको पास कराया जा सके, इसीलिए जेपीसी को भेजा गया है, उसमें सारी तरह की चीजें। ठीक है मोहित जी। नहीं, जेपीसी में क्या भारतीय जनता पार्टी जाने दे रही थी आज सुबह? वर्तमान सरकार उसको जेपी में भेज रही थी क्या जेपीसी में? अरे आपने जाने दिया, मैं बधाई। पंकज जी बताइए। जेपीसी के लिए अमित शाह जी ने सुबह ही कह दिया था कि मैं जेपीसी का समर्थन करता हूं। जो भारत के गृह मंत्री, उन्होंने पहले ही बोल दिया था सदन में। मोदी ने तक बोला जो है। अरे भाई वाह, अभी ऐसे पास कराने तो कहेंगे तानाशाह हो गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए के पास 293, एनडीए 3.0 के पास 293 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, और राज्यसभा में 128 राज्यसभा सांसदों का समर्थन प्राप्त है। तो ये आप तय समझ के चलिए, अगर सरकार चाहती तो इसको पास करा सकती थी, लेकिन सरकार ने कोई तानाशाही रवैया नहीं अपनाया। पंकज जी, मोहित जी का समय। ठीक है। अरे नहीं, क्या बोले, हमें सुनाई भी नहीं दिया, खुद भी झूठ इनका सुन ले पहले। क्या नहीं, कांग्रेस पार्टी का रुख आप साफ कर दीजिए। किस चीज में रुख आप जानना चाह रहे हैं, ये बताइए पहले। जो संविधान खतरे पे लगातार आप बताते हैं, जेपीसी में मुद्दा चला गया, आप लोग इस बार 10 सालों के बाद विपक्ष मजबूती के साथ बैठा है, सरकार मनमानी नहीं कर पाई। मैडम, आपसे मैंने नहीं, पिछली बार मैंने पूछा उनसे, वो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया, ना आपके 3 एक्स्ट्रा लोगों को समझ में आया। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी तक हर सरकार ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में नहीं हुआ, केरल की पहली सरकार गिराई 1968 में 356 का प्रयोग करते हुए इंदिरा गांधी ने पहले सरकार गिराई, और सर्वाधिक 356 का प्रयोग अगर इस देश में हुआ है तो इंदिरा गांधी ने किया। ठीक है, ठीक कर लिया, हो गया। ये बताइए, सरकार गिराने का काम राष्ट्रपति का होता है कि प्रधानमंत्री का होता है? अब यार आप तो जो है, संस्तुति तो प्रधानमंत्री करता है, बिना कैबिनेट के अरे कैबिनेट करती है संस्तुति, और मानना तो राष्ट्रपति का काम है। बिना कैबिनेट के सिफारिश के राष्ट्रपति जो है ये चर्चा को कहाँ ले जा रहे हैं मोहित जी? भजन करने। आप क्या बात करते हैं? संस्तुति तो कैबिनेट करता है, तभी तो होता है प्रधानमंत्री सिफारिश पे। लोगों की काबिलियत नहीं देखने यहाँ पे आए। पहली बात, 6 महीने के अंदर दोनों नहीं, बिल्कुल लेनी पड़ती, उसको पास बिल्कुल करना। लोगों को बैठा कर कुछ बुलवाएंगे आप आकर, पता नहीं क्या तैयारी करके वो दूसरों पर कमेंट करेंगे आकर के यहाँ पर, वो इंदिरा गांधी और नेहरू पर कमेंट करेंगे, इनकी हैसियत है कमेंट करने की, और आप कुछ भी कमेंट करवा देंगी। जो इतिहास है वो सामने रखा जाएगा। हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते, और आप अपना समय खुद बर्बाद कर रहे हैं, फिर कहेंगे आपको मौका नहीं दिया जा रहा है। चढ़ जाओगे, नहीं आपकी हैसियत बताई जाए तो चढ़ जाओगे, और प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्रियों पे आप प्रश्न चिन्ह आक्षेप लगाते रहोगे तो बहुत आप ज्ञानी वाले बताए जाओगे। देखिए साहब, मैं इंदिरा गांधी और नेहरू की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप, मेरी हैसियत आपसे बड़ी नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं आप, लगातार कह रहे हैं, और ये एंकर कहलवा रहे हैं। हैसियत पे मत आइए, खुश हो रही है कहलवा कर, हैसियत पे मत आइए। आप खुश हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल आऊंगा आपकी हैसियत पे। आप खुश हो रही हैं? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिबेट को चलाने का तरीका होता है कोई, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं सिखाएगी। पहली बात, कैसे डिबेट चलानी है, ठीक है, ये मेरे बिल्कुल सिखाना, ये हमारा चैनल है, और हम अपने तरीके से चैनल चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी नहीं सिखाएगी। पहली बात, आप अपनी बात दमदारी से नहीं लग पा रहे, दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं। किसी का समय नहीं खराब कर सकते आप बैठ करके।
आप दूसरे का, आपको समय दो तो आप दूसरों पर कि कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है। नहीं, 4 भाजपाइयों को बैठ करके भजन सुनने में नहीं बैठा हूं यहाँ पर और अपने नेताओं के बारे में कुछ भी अनर्गल बोलता रहूं। बस यही वजह है जो कांग्रेस पार्टी आज पीछे तक जा रही है। ठीक है, चाहे नेहरू जी हो, चाहे मोदी जी हो, देश की जनता ने बिल्कुल सच सुनना नहीं आता आप लोगों को। आप दूसरे को बताएंगे कौन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, एंकर क्या कर रही है। बिल्कुल ठीक है, आप समय बर्बाद न करिए प्लीज। बनी एंकर घूम रही है। आप ठीक है, गलत नहीं बोल पा रही, प्रश्न नहीं कर पा रही एक भी, केवल वो जितना देर बोलते हूं ठीक है आशीष जी, और मेरी हर बात काट ठीक है आशीष जी आइए। ठीक है आशीष जी जी बोलिए। आपने तो सुना ही होगा। ठीक है, अब अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैंने क्या बोला, एक्चुअली आज आपने जो विषय रखा आरती जी, उस विषय पर मैं सोच रहा था शायद कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ तैयारी करके आए होंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, सुनने को मिलेगा कुछ पॉइंट। हालांकि जेपीसी में जब ये मुद्दा होगा वहां पर कमेटी में, बैठक में सब चीजें निकल कर आएंगी जितने भी किंतु परंतु हैं। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब विषय पर अध्ययन नहीं होता है तो इसी तरीके से कोई प्रवक्ता बना देता है, कभी डिबेट को गलत बोलता है, कभी तो ये होता है। आज मुझे लग रहा मोहित जी की शायद थोड़ी अध्ययन इन्होंने नहीं करा, आज बिजी रहे होंगे, कहीं बड़े बिजनेसमैन है ये, तो हो सकता है कि कहीं आज निजी व्यस्तता में हो और आपने एकदम से कॉल करके कह दिया हो कि भाई आपको बैठना है, तो इसलिए नहीं इनको पता होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मोहित जी को थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना बात करें दूसरे तरीके से, लेकिन ऐसा न कहें, क्योंकि कई बार डिबेट में हो जाता है ऐसे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मुद्दे पर आता हूँ आरती जी। देखिए, आज देश की जरूरत है एक देश एक चुनाव, और उसके पीछे अभी हमारे चाहे बड़े भाई पंकज रस्तोगी जी हो या हमारे भाई विनय तिवारी जी हो, दोनों ने बहुत सटीक विश्लेषण करा है और बताने का प्रयास करा कि कैसे देश के लिए एक देश एक चुनाव कितना लाभकारी है। और अगर वो उसकी अच्छाइयां बता रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो भाजपा के प्रवक्ता हो जाते हैं। ये अच्छी बात है, उनका काम है विश्लेषण करना। खर्च पर लगाम लगेगी, जो स्कूल के बच्चे परेशान होते हैं, चूंकि आचार संहिता लग जाती है, कई तरीके से एक आम आदमी का जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है हर तरीके से उस पर। दूसरी बात है कि 5 साल के लिए कोई भी सरकार चुनी जाती, 5 साल का मतलब 60 महीने होते हैं, और 60 महीने के अंदर में अगर 3 महीने चुनाव के निकाल दो तो 57 महीने सिर्फ वो सरकार देश के विकास के लिए काम करेगी। मैंने पहले भी कई डिबेट्स में बताया कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। जब भी कहीं किसी प्रदेश में चुनाव होगा, मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश में हो रहा है, तो उनको जाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री है लेकिन वो कार्यकर्ता भी है, उनको जाना पड़ेगा। अब वो वहां पर जाएंगे, अगर वहां ना जाए, इसी तरीके से हर प्रदेश में अलग अलग कमोवेश एक साल में 5 प्रदेशों में चुनाव होता है। अगर वो सबको किनारे करके एक बार में 3 महीने में सारे चुनाव निपट जाएं तो 57 महीने देश के प्रधानमंत्री को प्योर एकदम शुद्ध रूप से काम करने का मौका मिलेगा। सारे जितने मुख्यमंत्री होते हैं वो स्टार प्रचारक, जैसे अभी महाराष्ट्र में था तो हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पर भी गए, यहाँ उत्तर प्रदेश से बाहर गए ना वो, हरियाणा का चुनाव हो तो वहां पर वो गए। तो अगर एक साथ चुनाव हो जाएगा तो उनको भी प्रदेश, और मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं, मैं किसी भी मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं कि कोई भी दूसरे अगर विपक्ष के भी कहीं जहां पर भी है सरकार, तो उनको पूर्ण रूप से 57 महीने अच्छी तरीके से देश का विकास, प्रदेश का विकास करने के लिए मिलता है। तो मुझे लगता है कि पैसे के अलावा भी और भी कई चीजें जिससे
गरीबी, बेरोजगारी, ये जितने चीजें हैं, शायद इनमें जो विपक्ष भी चाहता है कि इनमें और अच्छी तरीके से काम किया जाए, तो उस पर वो तभी हो पाएगा ठीक है। जब हम इन चुनावों के जंजालों से बाहर आएंगे। ठीक है सर, वो तो जिस मुझे प्रकार लगता से- है हालांकि बिल पेश हो चुका है, जेपीसी के लिए भी सब हो गया है, बहुत जल्दी इस पर रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन मैं यही कामना करता हूं कि भारत देश में एक देश एक चुनाव जो है वो जल्दी से जल्दी लागू हो बिल्कुल। और ठीक है। 2029 में जैसा विनय कि जी, इसकी रूपरेखा यहाँ पे करी जा रही काबिलियत है, पर चर्चा हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन क्या अखिलेश यादव जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा काबिल अपने आप को समझते हैं, या प्रमोद तिवारी भीमराव अम्बेडकर से ज्यादा काबिल है या समझदार है, या गौरव गोगोई सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा काबिल है? देखिए, हो सकता है कि मेरी बातों से वो इत्तेफाक नहीं रख रहे थे मोहित जी। मैं किसी की हैसियत नहीं देख रहा हूँ, और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इंदिरा गांधी और बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे जवाहरलाल अपनी नेहरू चर्चा। के बारे में, लेकिन चूंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर मोहित जी को मिला है, इंदिरा गांधी को भी मिला था, जवाहरलाल नेहरू को मिला था, तो उसी संविधान ने फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें भी दी है। और हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते जब हम मोदी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो इंदिरा गांधी को क्यों नहीं कर सकते हैं? खैर, ये समझ का परे है, मतलब समझे तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो मेरा कोई ऐसा कोई व्यक्तिगत कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि मोहित जी के बारे में मैं ऐसा कुछ बोलूं। देखिए, मेरा सिंपल सा चीज़ है, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव हुए हैं, और जितने भी चुनाव हुए हैं वो सब कांग्रेस के सरकार में हुए हैं। भाजपा के सरकार में वन नेशन वन इलेक्शन का भी एक भी चुनाव नहीं हुआ है। इस हिंदुस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए वन नेशन वन इलेक्शन, वो सब कांग्रेस की सरकारों में हुए हैं। अब कांग्रेस उसका विरोध कर रही है, ये समझ से परे है। ठीक है, पंकज जी जल्दी से। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए नितांत आवश्यक है। भारत की इकोनॉमी जिस तरह से तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है, जिस तरह से 2013 में कांग्रेस ने जब देश की कमान छोड़ी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में 2014 में कमान आई थी, तो देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पे थी, और आज देश की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे है। तो ये नरेंद्र मोदी की नीतियां ही हैं कि उसका अनुसरण करते हुए उन्होंने जिस तरह से सरकार देश को आगे ले जाने का काम किया है, तो इसलिए ये मान के चलिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा वन नेशन वन इलेक्शन, और देश की तरक्की में सहायक होगा, और अरबों रुपए की भारी बचत होगी जो देश के विकास में सहायक होगी। ठीक है, जल्दी से मोहित जी लास्ट कमेंट। ठीक है, सीधी बात है, वन नेशन वन इलेक्शन जब 1952 में पहला चुनाव हुआ, जब पहला चुनाव होगा तो सारे राज्यों का और देश का चुनाव एक साथ ही होगा। सबने एक साथ 5 साल का कार्यकाल पूरा किया होगा, सबको दोबारा 5 साल का पूरा कार्यकाल करने के लिए मौका लगातार मिलता रहा। लेकिन उसके बाद जो राज्य सरकारों का, या उसके बाद चाहे अटल बिहारी तक मान ले या उसके बाद भी मान ले, सरकारें गठबंधन में चली और कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रही थी 5 साल का, तो कहीं ना कहीं समय का अंतर आता रहा। तो इसमें किसी की मंशा नहीं है कि वो समय का अंतर बनाया गया। पहला चुनाव ही साथ में हुआ था। वन नेशन वन इलेक्शन के जो फायदे होंगे या नुकसान होंगे, ये तो चर्चा के बाद पता चलेंगे। कौन विरोध में, कौन समर्थन में, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज प्रश्न केवल सरकार की मंशा पे था, जो चाह रही थी कि जो बिल लेकर के आई है उसको लोकसभा में पास करा लिया जाए। ठीक है, बिना चर्चा के, बिना जेपीसी तो बाद में जब उनको 272 मत नहीं मिले तब जैसी जेपीसी में भेजना मजबूरी बन गई उनकी। बिल्कुल, नहीं तो वो तो चाह रहे थे कि इसको लोकसभा में पास करा ठीक लिया है। जाए। आशीष जी लास्ट कमेंट। तो आज उसकी मंशा जेपीसी में पास भेजने की कहीं ना कहीं उनके पास चुनाव उतना बहुत जरूरी संख्या है, नहीं थी। तो ये जितनी जल्दी उनके पास हो संख्या जाए, मोदी जी समय का बात कानून बन जाए, नहीं, कौन वन नेशन उतना वन ही इलेक्शन के फेवर में है, कौन नहीं है, ये तो चर्चा के बाद, वोटिंग के बाद पता चलेगा। ठीक है। हर अच्छी चीज का स्वागत होगा, हर लाभदायक चीज जो देश की प्रगति में लाभ करेगी वो स्वीकार करी जाएगी, चाहे वो नेहरू जी के समय से हो, चाहे
वो अडवाणी जी के समय से हो, चाहे वो आज नरेंद्र मोदी जी के समय से हो। ठीक है, ठीक तो है। आप अगर इसको आशीष जी, जल्दी अपने से, जो कम शब्दों में, डिस्क्रेडिट को भी जल्दी से। क्रेडिट बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ठीक है, छुपा मोहित जी, चेहरा है, वो समय कम है। लगातार ठीक है। किया जाएगा। ठीक है। आज भी कोई वन नेशन वन इलेक्शन के अपोज में नहीं है। आज अपोज में केवल आपकी प्रक्रिया में है, जो आपकी तानाशाही है उसके, और आज आपकी ठीक है, तानाशाही ठीक है की मोहित हार जी, हुई, मोहित जी, जो समय पूरा हो गया। 269 आप ठीक है। पापा 272 की जगह ठीक है, पर। ठीक है, जल्दी से आशीष जी, जल्दी से। जेपीसी में भेजना आपकी मजबूरी जाकर बन गई आज, नहीं आप तो लोकसभा में पास ठीक कराने है। के लिए उतरे थे। ठीक है आशीष जी। बहुत बढ़िया है, इसको बहुत जल्दी लागू हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस प्रकार से इस बिल को लेकर लगातार चौतरफा हमला हो रहा विपक्ष होता हुआ नजर आ रहा है, कोई इसे संविधान के गैर संवैधानिक बता रहा है, तो कोई इसे संविधान की हत्या करना, कोई इसे जाति जो मुस्लिम जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उसके खिलाफ ये कानून और ये बिल बताता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए कितना अधिक चुनौती झेलना पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम डिबेट।